ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल। प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद हमने डायपोल मूवमेंट देखे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। उसके बाद हमने दो लाइन की बात करी थी, एक तो एक्सियल लाइन एंड सेकंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डेरिवेशन देखा था। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? सो लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग या डायपोल की लेंथ के अलोंग। डायपोल की लेंथ के अलोंग जो लाइन होती है उसे हम एक्सियल लाइन कहते हैं। आज हम एक और डेरिवेशन देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the equatorial line of dipole. On the equatorial line of dipole. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। डायपोल हमें पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। इक्वेटोरियल लाइन हमने देखा था, a line passing through the center of the dipole. A line passing through the center of the dipole and perpendicular to the dipole is called equatorial line. ये equatorial line हो गई। This line which passes through the center of the dipole and perpendicular to the dipole. And also we know the length of the dipole could be taken 2a. डायपोल की जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं ये होता है 2a. 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कोई, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है। हमने ले लिया इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इस डायपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम माइनस q टू प्लस q चार्ज। द लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन देयर इज अ पॉइंट P. On equatorial line there is a point P. We have to find the electric field intensity at point P due to this dipole. तो देखिए अगर ये डिस्टेंस 2a है तो हाफ डिस्टेंस will be a and this will be a. अब इस प्लस q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमें पता है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हमने E प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। P पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E
प्लस q से रिप्रेजेंट किया, और इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। अब बात करते हैं माइनस q चार्ज के, q टू माइनस q चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। माइनस q चार्ज के लिए ड्यू टू माइनस q चार्ज p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो माइनस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस q के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड माइनस q के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी, यानी इसकी डायरेक्शन हो गई p माइनस q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q। और ये हमारा पॉइंट था जिसे हमने p से रिप्रेजेंट किया। दिस पॉइंट इज p। अब O से P की डिस्टेंस, इसे हम सपोज कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, r सपोज कर लेते हैं। The distance from point O to P is r। अब हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। ये सपोज किया हमने, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, तो और ये 90 डिग्री है, ये a हुआ, ये r हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस डिस्टेंस कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वही ये डिस्टेंस भी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस EP का अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो यहां से ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल भी थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो यहां से ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा था तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हुआ, ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल थीटा। अब E प्लस Q, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। तो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म हो रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E प्लस Q cos थीटा, E प्लस Q cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस Q sin थीटा। E प्लस Q के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस Q। अब बात करते हैं E माइनस Q, यानी माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये थीटा एंगल, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो E माइनस Q चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक इसका कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा E माइनस Q cos थीटा, E माइनस Q cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस इज E माइनस Q sin थीटा, E माइनस Q sin थीटा। अब हमें दिख रहा है कि ये E प्लस Q sin थीटा और E माइनस Q sin थीटा, ये दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों मैग्नीट्यूड E प्लस Q और E माइनस Q मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। E प्लस Q sin थीटा एंड E माइनस Q sin थीटा डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण और मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण दे गेट कैंसिल ईच अदर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम देख पा रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है,
E plus q cos theta और E minus q cos theta दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। So the total electric field at point P is due to only horizontal component and the vertical component gets cancelled out. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं प्लस q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EQ की वैल्यू E plus q फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon naught k cube upon r square चार्ज q r means distance यहां से यहां तक की डिस्टेंस that is under root r square plus a square so root r square plus a square the whole square it comes to be 1 by 4 pi epsilon naught q upon square and square root gets cancelled r square plus a square square root gets cancelled so this is the electric field due to the charge plus q. Now we'll find the electric field due to the charge minus q. So E minus q. Both will same in magnitude. So 1 by 4 pi epsilon naught q upon under root of ये distance. यहाँ से यहाँ तक की distance भी same है. So under root of r square plus a square the whole square and it comes to be 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square plus a square. अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू किसके कारण आ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E plus q cos theta E plus q cos theta and plus E minus q cos theta. Total electric field at point P is due to the horizontal component of electric field and since they are in the same direction therefore they will be added E plus q cos theta plus E minus q cos theta. अब यहां से cos theta की वैल्यू देखते हैं इस ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस कितना है बेस है 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हाइपोटेनस की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये cos थीटा की वैल्यू आ गई जो कि हम यहां यूज करेंगे इस ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री है तो इस राइट ट्रायंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं तो E plus Q की वैल्यू थी 1 by 4 pi epsilon naught and Q upon R square plus A square and cos theta the value of cos theta is A upon under root of R square plus A square अब E minus Q इसकी वैल्यू सेम है 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square and cos theta same the value of cos theta will remain same a upon under root of r square plus a square तो ये 2 टाइम्स है सेम वैल्यू 2 टाइम्स तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught 2qa upon r square plus a square की पावर 1 and r square plus a square की पावर 1 by 2 so they will be added power gets added so it comes r square plus a square raised to the power 1 by 2 plus 1 3 by 2 so 1 by 4 pi epsilon naught 2qa upon r square plus a square raised to the power 3 by 2 अब यहां से देखते हैं so 1 by 4 pi epsilon naught this can be written as q into 2a upon r square plus a square raised to the power 3 by 2. 2qa can be written as q into 2a.
and Q into 2A is equals to electric dipole moment. So इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को 1 by 4 pi epsilon naught and P upon R square plus A square raised to the power 3 by 2. This is the expression for electric field intensity at any point on the equatorial line of dipole. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन फिर ले लेते हैं। कंडीशन ये है कि r इज मच ग्रेटर देन a। अगर ये r a से मच ग्रेटर देन हो so a can be neglected and in that case the electric field comes to be 1/4 pi epsilon naught। a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर की पावर 3 by 2 पावर्स मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल तो 1/4 pi epsilon naught p upon r। This is the electric field when r is much greater than a। The value of r is much greater than a, then the expression for electric field will be 1/4 pi epsilon naught p upon r cube। डाइपोल पे एक और डेरिवेशन देखेंगे। It is torque on an electric dipole। Torque on an electric dipole placed in a uniform electric field। Torque on an electric dipole torque on an electric dipole placed in a uniform electric field। Placed in a uniform electric field। Torque on an electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and we have to find the expression for torque। Torque on an electric dipole placed in a uniform electric field। Torque क्या होता है? 11th क्लास में था। Torque is defined as the force into perpendicular distance। Product of force and perpendicular distance। Torque equals to force into perpendicular distance। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है और इक्वली स्पेस्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी और हॉरिजॉन्टल होगी। ये बता रहा है कि ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा गया है। डायपोल हमें पता है -q चार्ज से लेकर के +q चार्ज तक। ये हो गया डायपोल। डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज -q और यहाँ पे चार्ज +q। डायपोल की लेंथ, तो डायपोल की लेंथ हम क्या लेते हैं 2a। The length of the dipole is 2a। The
ले लिया डायपोल की लेंथ 2a। अब हमें इस डायपोल के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल जो प्लेस किया गया है, इस डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट होगा, और फोर्स F इसके इक्वल होता है। तो F इक्वल्स टू Q इनटू E होता है, ये भी हमने देखा था। E इक्वल्स टू F बाय Q और F इक्वल्स टू Q इनटू E। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट किया F इक्वल्स टू प्लस Q इनटू E, F इक्वल्स टू प्लस Q इनटू E, F इक्वल्स टू Q इनटू। अब इस माइनस चार्ज जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, तो अगेंस्ट माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू माइनस क्यू इनटू E। ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसे हमने ज्वाइन कर दिया, और ये एंगल हमने सपोज किया ये थीटा एंगल है, इसे हमने परपेंडिकुलर यानी कि नेम दे दिया, दिस इज परपेंडिकुलर P। अब देखिए ये फोर्स F इक्वल्स टू प्लस QE और F इक्वल्स टू माइनस QE, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, जिसके कारण इनका जो टोटल फोर्स होगा वो 0 पे इक्वल हो जाएगा। तो हम F टोटल देख लेते हैं। F टोटल इस डायपोल के अंदर अभी जो F टोटल लग रहा है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। कैसे हो गया, तो ये प्लस Q इनटू E और ये फोर्स माइनस Q इनटू E, तो QE माइनस QE इक्वल्स टू 0। तो F टोटल इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 है। तो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डायपोल, ये जो फोर्स लग रहा है ये लेंथ के अलॉन्ग लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स लगता है उसे हम ट्रांसलेटिंग फोर्स कहते हैं। तो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डायपोल, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स on a dipole in a uniform electric field, is 0. Net translating force on a dipole in a uniform electric field is 0. But two equal and opposite forces act at two different points. But two equal and opposite forces act at two different points. But two equal and opposite forces acts at two different points. ये जो दो फोर्स है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, ये एक ही पॉइंट पे दोनों एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। Therefore, the forces acts at
different points of dipole, different point of dipole which form a couple, which form a couple. ऐसा होने के कारण ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ये कपल फॉर्म करेंगे which exerts a torque, और उस कपल के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस, which exerts a torque. कपल का मतलब कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जैसे ये सपोज करो डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, इसे हम कहते हैं कपल। और इस कपल के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर। पहले तो कपल फॉर्म करेंगे। कपल क्यों फॉर्म करेंगे, क्योंकि दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है और इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब कपल किस तरह से प्रोड्यूस कर लेंगे, तो देखिए जैसे ये है डाइपोल, अगर मैं एक फोर्स यहां लगाऊं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या होना शुरू करेंगे, रोटेट होना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर हम सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगा दे, यानी लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट नहीं हो, तो वो कपल फॉर्म नहीं करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे एक ही पॉइंट पे मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी लगा रहा हूं, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कपल फॉर्म नहीं करेंगे। तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या कपल प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें तो है ही, तीसरी चीजें इंपॉर्टेंट है। दो चीजें क्या होनी चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए कि दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, दूसरी चीज दो फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट हो, और तीसरी बात कि उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तभी वो कपल प्रोड्यूस करेंगे। अगर स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट नहीं है, तो कपल फॉर्म नहीं करेंगे। और अगर कपल फॉर्म कर लिए तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था। तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स है Q इनटू E, तो फोर्स की प्लेस पे Q इनटू E लिख देते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के, ये दोनों फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है, और P की वैल्यू हमने निकाली थी। P की वैल्यू अभी निकाल लेंगे अपन, P की वैल्यू। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये भी एक राइट ट्रायंगल हुआ। ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट ट्रायंगल हुआ। इस राइट ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, या sin थीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, 2a है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल्स टू 2a sin थीटा, p इक्वल्स टू 2a sin थीटा। इस ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p अपॉन 2a, और p की वैल्यू आ गई 2a sin थीटा। अब यहाँ पे p की वैल्यू डाल देंगे, तो qe इनटू 2a sin थीटा। अब q और 2a को साथ में ले लेते हैं, q इनटू 2a, q इनटू 2a, और इसे लिख दिया e sin थीटा, q इनटू 2a e sin थीटा। अब हमें पता है q इनटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो ये बन गया pe sin थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू pe sin थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू pe sin थीटा। q इनटू 2a p के इक्वल हुआ, तो
torque equals to Pe sin theta. So this is the expression for torque acting on the dipole when placed in a uniform electric field. अब इसमें कंडीशन क्या है तो देखते हैं कि टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू Pe sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी नो टॉर्क एक्ट्स, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। थीटा 0 कब होगा, जब ये डाइपोल हॉरिजॉन्टल हो जाए, जब डाइपोल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो थीटा 0 हो गया। वैसे केस में इस पे इस तरह से हो जाए, डाइपोल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाए तो इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, इस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। तो टॉर्क एक्ट करने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, सर्टेन डिग्री से इंक्लाइन होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री कैसे होगा, ये इस पोजीशन में है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू Pe sin 90 डिग्री and the value of sin 90 degree equals to 1. So torque equals to Pe and this is the maximum torque. ये maximum torque हुआ। तो theta equals to 0 degree पर torque 0 minimum torque and theta equals to 90 degree पर torque maximum torque equals to P into E. तो इस तरह से टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हुआ। अब अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कुछ numericals. क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अभी, शीट का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Question number 13. There are 2 point charges. The value of these 2 point charges is 16 microcoulomb and 9 microcoulomb. 16 microcoulomb and -9 microcoulomb. Suppose this is A point, this is B point. यहाँ पे charge की value 16 microcoulomb, यानी 16 into 10 raised to the power -6 coulomb, and -9 microcoulomb, -9 into 10 raised to the power -6 coulomb. दो चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। किस पोजीशन पे रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा, ये हमें बताना है। किस पोजीशन पे रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो 0 होगा। रिजल्टेंट फील्ड मतलब ये दोनों चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो 0 किस पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे था 16 into 10 raised to the power -6 coulomb। 16 into 10 raised to the power -6 coulomb, that is -9 into 10 raised to the power -6 coulomb, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि किस पॉइंट पे
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो देखिए अगर दो चार्ज हमें दे रखा है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 उस साइड होगा जहां पे चार्ज की वैल्यू कम होगी, बीच में तो 0 होगा नहीं। किस तरफ होगा, जब जिसकी वैल्यू लेस होगी, ये 16 है ये 9 है, माइनस को सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड इसकी 16 है इसकी मैग्नीट्यूड 9 है, तो ये दोनों में स्मॉलर चार्ज कौन सा हुआ, ये वाला स्मॉलर हुआ, तो इसी की साइड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमने सपोज किया कि एक पॉइंट P है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई, और इस P पॉइंट के डिस्टेंस P पॉइंट से x, P पॉइंट की डिस्टेंस P पॉइंट से x है। तो अगर यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव होता या दोनों नेगेटिव होता तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अगर ये डायरेक्शन में, ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में भी देखा था कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच में यहाँ पे 0 होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो छोटे वाले चार्ज के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the charge at A and electric field at point P due to the charge at B. So electric field at P, electric field at P due to the charge at A. A पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट A, तो 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square, तो Q की वैल्यू 16 into 10 raised to the power -6 upon R square। A से लेकर के P तक की डिस्टेंस ये 8 है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस 8 plus x हुआ, ये सेंटीमीटर में है मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8 plus x into 8 plus x into 10 raised to the power -2 the whole square। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट A। उसी तरह से फिर फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट B। तो सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब B पे चार्ज के कारण देख रहे हैं तो वैल्यू यूज करेंगे 9 into 10 raised to the power -6, 9 into 10 raised to the power -6 अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की B से P तक की डिस्टेंस ली जाएगी, तो x into 10 raised to the power -2 the whole square। अब अगर ये यहाँ पे 0 हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनकी डायरेक्शन वहां पे क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी 0 हो सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वेट कर देते हैं P पॉइंट पे, तो 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 pi epsilon naught 16 into 10 raised to the power -6 upon 8 plus x into 8 plus x का होल स्क्वायर और 10 की पावर -4 इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to the power -6 upon x square into 10 raised to the power -4। 1/4 pi epsilon naught कैंसिल, 10 raised to the power -6 कैंसिल, और यहाँ भी 10 raised to the power -4 कैंसिल। तो ये आ गया 16 upon 8 plus x the whole square equals to 9 by x square। अब इन दोनों को होल स्क्वायर के टर्म में लिख लेंगे, तो 4 upon 8 plus x the whole square equals to 3 upon x the whole square। अब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स का जब न्यूमेरिकल करते थे कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे, जब भी दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो किसी एक साइड जो है वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो इट कम्स 4 upon 8 plus x equals to
प्लस माइनस 3/x। अब एक बार प्लस का साइन लेकर के सॉल्व कर लेंगे, दूसरी बार माइनस का साइन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस का साइन लेकर सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 into 3 24 plus 3 into x 3x equals to 4x। ये 3x राइट हो जाएगा, 24 equals to 4x minus 3x that is x। तो ये आ गया x equals to 24 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 8 था और 24 सेंटीमीटर कहां से, तो बी पॉइंट से। यहां से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। और अगर हम नेगेटिव लेकर के सॉल्व करते हैं तो वहां से फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी या नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी को अगर माइनस साइन लेकर के सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का है। यहाँ पे दो इक्वल चार्जेस दे रखे हैं, सॉरी दो डिफरेंट चार्जेस हैं लेकिन उनकी साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं पे 0 अपन सपोज करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 में there are 2 point charges, Q1 is 0.2 coulomb and Q2 is 0.4 coulomb. There are 2 point charges situated at point A and B. A point पे 0.2 coulomb charge and B point पे 0.4 coulomb charge situated at 2 points are placed 0.1 meter apart. इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.1 meter apart. The distance between these two charges is 0.1 meter. Calculate the electric field at the midpoint between the charges. अब कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सपोज P इज द मिड पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दीस टू चार्जेस। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 0.1 है तो A से P तक की डिस्टेंस 0.05 होगी, 0.05 मीटर, और यहां से B की डिस्टेंस 0.05 मीटर होगी। अब हमें P पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जो चार्ज है इसके कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, और P पॉइंट पे जो ये भी पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, दिस इज EB। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए ये फाइंड आउट कर लो पहले। E इक्वल्स टू वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी लिख सकते हैं, लास्ट में के की वैल्यू डाल देना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू है 0.2, Q अपॉन R स्क्वायर, R हो गई 0.05 द होल स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट A। उसी
तरह से अपन फाइंड आउट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द चार्ज एट बी 1 by 4 pi epsilon naught and 0.4 upon 0.05 the whole square। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे, इसमें ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी क्योंकि यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, 0.2 है, तो EPB माइनस EPA इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज और देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो E आएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो ग्रेटर चार्ज की डायरेक्शन होगी। तो ग्रेटर चार्ज की डायरेक्शन यानी 0.4 कूलम की डायरेक्शन P की तरफ थी, ये A की तरफ थी, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द PA हो जाएगी। तो ग्रेटर चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट ग्रेटर चार्ज से डायरेक्शन देखेंगे तो रिजल्ट ग्रेटर चार्ज 0.4 है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लिख दोगे along BP, डायरेक्शन along BP। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the line joining Q1 Q2 such that it is 0.05 meter away, it is 0.05 meter away from Q2, Q2 से इसकी डिस्टेंस 0.05 मीटर अवे है एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। ठीक है, अब सेकंड केस ले लेते हैं। यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। Q1 की वैल्यू वही है सेम चार्ज 0.2 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है 0.4 कूलम और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम ही है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 point at a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q1। कह रहा है कि वो जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे P पॉइंट है, P पॉइंट जो है वो 0.05 a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2, Q2 से 0.05 मीटर अवे। ठीक है, तो यहां से इस P पॉइंट पे हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो और P पॉइंट की डिस्टेंस Q2 चार्ज से गिवन है 0.05 मीटर अवे। Q2 चार्ज से डिस्टेंस हमें दे रखा है P पॉइंट की। P पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट की Q2 चार्ज से डिस्टेंस 0.05 मीटर है और एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1, 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1 और Q1 से इसकी डिस्टेंस 0.15 मीटर अवे है। P पॉइंट की डिस्टेंस Q1 चार्ज से 0.15 मीटर अवे है और Q2 चार्ज से 0.05 मीटर अवे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A और B के बीच की डिस्टेंस 0.15 से 0.05 को माइनस करेंगे तो वही चीज आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन वही केस देखेंगे। अब P पॉइंट पे Q2 चार्ज के कारण, इस Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
at P due to the charge at P। उसी तरह से P पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट P। अब ये P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन आ गई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस बार दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो उसी तरह से सेकंड केस में हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे EPA। EPA का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट A। फॉर्मूला यूज कीजिए K³/r², तो K into 0.2 upon r²। अब डिस्टेंस लेना है तो A से P तक का डिस्टेंस लेंगे, दैट इज 0.15 द होल स्क्वायर। फिर EPB हमें फाइंड आउट करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट P। तो वही फॉर्मूला K into Q, Q is 0.4 upon distance 0.05 the whole square। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए हमें प्लस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, 2 point charges Q1 and Q2 of 10 raised to the power -8 coulomb and -10 raised to the power -8 coulomb are placed 0.1 meter apart। दो पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर, और इन दो पॉइंट्स पे दो चार्ज सिचुएटेड है, एक तो 10 raised to the power -8 प्लस का, और दूसरे पे नेगेटिव 10 raised to the power -8 प्लस 10 raised to the power -8। यहाँ पे 10 raised to the power -8 प्लस का, और इस पॉइंट पे चार्ज है -10 raised to the power -3। These two charges are placed at 0.1 meter apart। Calculate the electric field at points A, B and C। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दे रखा है, तो ज्वाइन कर लीजिए, ट्रायंगल फॉर्म है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, दैट इज A पॉइंट, और ये B पॉइंट, और ये C पॉइंट, और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस भी हमें गिवन है। इन पॉइंट्स की डिस्टेंस यानी 0.05 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.05 मीटर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये भी 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 0.05 मीटर, ये हमें गिवन है 0.05 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे P सपोज कर लेते हैं, इसे Q सपोज कर लेते हैं। A से Q के बीच की डिस्टेंस 0.05,
P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस में 0.05 मीटर गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड्स भी गिवन है, ये साइड से 0.1 मीटर, PC साइड गिवन है 0.1 मीटर और QC साइड भी गिवन है 0.1 मीटर। यानी हमें ये पता चला कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है और ये भी साइड कितना है 0.1 मीटर है, PQ, PC और QC ये तीनों साइड्स इक्वल है और इक्वल साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होंगे। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है find the electric field at points A, B and C. Find the electric field at A, B and C. Find electric field at A, B and C. A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम A पॉइंट पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो प्लस इस P पॉइंट पे जो चार्ज है प्लस 10⁻⁻⁸ है उसके कारण होगी और Q पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण होगी A पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, A पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू द पॉइंट P बाहर की तरफ, और A पॉइंट पे Q दूसरी जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स इसी की तरफ आ जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ ही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो डायरेक्शन इसकी दूर जा रही थी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये नेगेटिव चार्ज तो ये चार्ज की तरफ ही जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to the charge at Q। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। राइट, चार्ज की तो वैल्यू पता ही है, डिस्टेंस पता है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को प्लस कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। अब हमें फाइंड आउट करनी है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे भी देखते हैं, इस प्लस चार्ज के कारण बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू द चार्ज एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू द चार्ज एट बी। अब बात करते हैं बी पॉइंट पे, Q पॉइंट पे जो चार्ज है माइनस का 10⁻⁸, इसके कारण बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी ये हो जाएगी डायरेक्शन बी पॉइंट पे माइनस 10⁻⁸ कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू द चार्ज Q। अब आप बी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस क्या लोगे 0.05, और बी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस क्या लोगे 0.1 प्लस 0.15 मीटर, और दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हो गए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में ग्रेटर कौन है, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है
तो एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू द चार्ज एट पी। तो फॉर्मूला होगा k क्यूब, k इनटू q की वैल्यू 10 टू द पावर -8 अपॉन r स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई 0.05 द होल स्क्वायर। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू द चार्ज एट q। तो k इनटू मैग्नीट्यूड चार्ज की सेम है अपॉन डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितना हो गया 0.15 का स्क्वायर। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर वैल्यू देगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये इसको कम कर देगा, यहाँ डिनोमिनेटर कम है तो ये लार्जर वैल्यू देगी। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा EBQ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरा केस, जो कि हमें C पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। थर्ड केस की बात करते हैं। अब हमें पता करना है C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए ये दो चार्ज है। C पॉइंट का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू द चार्ज एट P। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगी, क्योंकि नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ आएगी। और ये हो गया आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू द चार्ज एट Q। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज कीजिए ये लाई कर गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसे ज्वाइन करके पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये हो गया 120 डिग्री, ये टोटल एंगल हो गया। और अगर ये 60 डिग्री था तो ये भी कितना होगा, ये तो हो गया टोटल 120 डिग्री। ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री था तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इनके कंपोनेंट फॉर्म करने पड़ेंगे। ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट फॉर्म करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। या हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ का भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था E equals to under root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta। यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है जो कि 60 डिग्री है, जो कि 120 डिग्री है। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमने पता कर लिया 120 डिग्री। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। पैरेललोग्राम लॉ से हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब E1 निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर। E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू P। ऐसे लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू द चार्ज एट P। तो K इनटू चार्ज क्या है 10 टू द पावर -8 K क्यूब अपॉन R स्क्वायर। R मतलब 0.1 द होल स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू द चार्ज एट Q
ECQ फाइंड आउट कर लेंगे, सेम आएगा a into 10 raised to the minus 8 upon 0.1 का होल स्क्वायर। ये हमें E1 फाइंड आउट हो चुका है, ये E2 फाइंड आउट हो गया। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें लेनी है 120 डिग्री, और इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये आगे के 16, 17, 18 एक जैसे क्वेश्चंस है, इसमें से एक मैं बता देता हूं, 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। Question number 17. Four charges are placed at the four corners. There are four charges which are placed at the four corners A, B, C, D of a square. This is question number 17. एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर ए बी सी डी, और इसके ईच कॉर्नर पे देयर आर फोर चार्जेस सिचुएटेड, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज। तो फोर चार्जेस आर सिचुएटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ साइड ए, और स्क्वायर की साइड हमें ए गिवन है, ईच साइड स्क्वायर की ए गिवन है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। So find the calculate the electric field at the center of the square. Calculate the electric field at the center of the square. Square के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर कैसे फाइंड आउट होगा? सबसे पहले डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर पॉइंट होगा। यानी इस O पॉइंट पे इन सभी चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये साइड्स हमें पता है, ये है A, ये भी A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC, जो डिस्टेंस AC होगा वही डिस्टेंस BD होगा। तो AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। दिस इज रूट 2A। ये आ गया AC इक्वल्स टू BD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2A। अब हमें फाइंड आउट करना है ये सारे डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि O पॉइंट पे इस A पॉइंट के चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिस्टेंस ये लेना होगा। उसी तरह से इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस लेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे ये डिस्टेंस ली जाएगी, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस ली जाएगी। तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB और इक्वल्स टू OD। ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? इस डायगोनल का हाफ कर दो, तो अंडर रूट 2A बाय 2। डायगोनल का हाफ कर दीजिए, अंडर रूट 2A बाय 2। अब यहां से इसे अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन गया? 2A अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई A बाय रूट 2। A बाय रूट, आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, रेशनलाइज कर सकते हैं, A बाय रूट 2 आ गया। अब हमें O पॉइंट पे इन सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए इनकी डायरेक्शन को देखते हैं। तो A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O
ड्यू टू द चार्ज एट ए। अब ये बी पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द चार्ज एट बी। अब यहां से देखते हैं इस सी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द चार्ज एट सी। और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द चार्ज एट बी। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ईओबी निकाल लो, ईओडी निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइंड आउट करके दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में आ गई। तो इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और हमें पता है कि इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट, इसे हम E1 ले लें और इन दोनों के रिजल्टेंट को E2 ले लें, तो फिर इन दोनों का वापस में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। भाई ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लोगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट E1 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट E2 फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से O पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी।